हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है भाग 5 पॉलिटी में। भाग 5 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो भाई टॉपिक है भाग 5 आर्टिकल में, भाग 5। ठीक है। और इसका जो टाइटल है, इसका नाम है संघ का शासन। इस टाइटल का नाम क्या है मेरे बच्चों? संघ का शासन। आज हम इसी पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारा संघ है, इस संघ में शासन करने वाले कितने एलिमेंट हैं। तो संघ में जो शासन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका। अब कार्यपालिका क्या है, एकदम स्टार्टिंग में हमने इसके विषय में बात कर रखा है। ठीक है। तो देखिए, संघ का जो शासन है ये किसके अंतर्गत आता है? कार्यपालिका। ठीक है। यानी कार्यपालिका संघ का शासन करती है। अब देखिए, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में कुल 6 लोग हैं जो कार्यपालिका कहलाते हैं, और कार्यपालिका संघ का शासन बनती है। ठीक है। तो कैसे हैं, क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। अब दिख रहा है क्लियर? ठीक है। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में और कर लूँ क्लियर। यस, अभी ठीक है। तो देखो, इसी टॉपिक पर आज हमें बात करनी है। तो जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका में कुल 6 अंग होते हैं। कार्यपालिका में कितने अंग पाए जाते हैं मेरे बच्चों? 6 अंग। कौन कौन से देखें। कार्यपालिका का जो पहला अंग है उसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, जो दूसरा अंग है उसे हम लोग उपराष्ट्रपति कहते हैं, जो तीसरा अंग है उसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, और जो चौथा अंग है उसे हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं, और जो पांचवा अंग है उसे हम लोग कहते हैं महान्यायवादी, और फिर लास्ट जो होता है CAG, कैग। ठीक है। तो ये कुल इतने होते हैं। तो देखें, तो जो पहला है कार्यपालिका उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। क्या इतना पतला दिख रहा है आप लोग को? दिख तो रहा है। ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति। और दूसरा जो कार्यपालिका होती है उसे हम लोग कहते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, थोड़ा सा इसको मैं मोटा कर लूँ। और जो तीसरा होता है इसे हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, PM। और जो चौथा होता है इसे हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मंत्री परिषद, बड़ी रहेगा, मंत्री परिषद। और जो पांचवा होता है इसे हम लोग कहते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी। और जो लास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं CAG, कैग कहते हैं ना। अब बिल्कुल परेशान मत होइए कि कैग क्या होता है। हम इन सब पर जब बात करेंगे तो बहुत विस्तृत चर्चा कर लेंगे कि CAG क्या होता है। ठीक है। अभी थोड़ा सा एक ये पृष्ठभूमि समझेंगे हम लोग कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे संविधान में भाग 5 को, और भाग 5 का टाइटल क्या है? संघ का शासन। ठीक है। और संघ का जो शासन होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है। संघ का शासन कार्यपालिका के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अब कार्यपालिका कितने लोगों से मिलकर के बनती है, या कार्यपालिका में कितने लोग ऐसे हैं जो संघ के शासन में अपना योगदान देते हैं? तो उसमें हम देखते हैं, सबसे पहला नंबर जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, जो दूसरे होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर तीसरे होते हैं ये PM होते हैं, फिर मंत्री परिषद होता है, फिर महान्यायाधीश होता है, फिर CAG होता है। ठीक है। तो ये कुल 6 लोग हमारी कार्यपालिका बनती है, 6 लोगों से, और यही 6 लोग जो हैं इस संघ के शासन को सुनिश्चित करते हैं, चलाते हैं। ठीक है। तो अब हम बहुत विस्तृत रूप में एक एक को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठा लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति को लेकर के। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति को लेकर के। अगर मेरे बच्चों वीडियो आप लोग को समझ में आ रहा हो ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा हो, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस चैनल को ना आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आप लोगों को कुछ इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहा यार, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात है। प्राइमरी बात ये है कि राष्ट्रपति, देखिए
राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में पाया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। ठीक है, यानी वहाँ लिखा गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 52 में। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब यहाँ ज़रा देखिए, राष्ट्रपति के विषय में कुछ जो मूलभूत बातें हैं वो देखिए। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 52 में। जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये कुछ मूल बातें हैं जो आपको राष्ट्रपति को लेकर के याद रखनी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, ठीक है, किसका? जो राष्ट्रपति का पद है, इस पद का प्रावधान आर्टिकल नंबर 52 में है, 52 में है। ठीक है, और जो बातें आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि भारत के संसदीय लोकतंत्र में, जो भारत में हमारी संसदीय लोकतंत्र चलती है, इस संसदीय लोकतंत्र में जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति है, इस राष्ट्रपति की जो भूमिका है, ये भूमिका नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में है। ठीक है, यानी संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब सारी शक्तियाँ स्वविवेक से राष्ट्रपति नहीं ले सकता है। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, अगली बात जो अगली फैक्ट इसके विषय में याद रखनी है कि राष्ट्रपति को आखिर जब हम पहले नागरिक का दर्जा दिए हैं तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार है, राष्ट्रपति किस मामलों में हेड है? तो मेरे बच्चों, राष्ट्रपति जो होता है भारत का या संसदीय लोकतंत्र का, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। आपको धीरे धीरे ये बातें समझ में आएंगी कि संवैधानिक प्रमुख होने का अर्थ क्या है। अभी तनाव नहीं लीजिएगा, अभी आप सिर्फ फैक्ट समझिएगा। संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो राष्ट्रपति के लिए हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो भारत में संसदीय लोकतंत्र चलता है, इसमें राष्ट्रपति की भूमिका किस रूप में है? नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में। मतलब वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति नहीं होता, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। यानी राष्ट्रपति किसी के इशारों पर चलता है। अब वो किसी कौन है? तो किसी होता है पीएम। ठीक है, पीएम यानी मंत्री परिषद के इशारों पर चलता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, कि पीछे से कोई इंडिकेट कर रहा है तब राष्ट्रपति वो सारे काम कर रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति जरूर, अंतिम फाइनल जो बातें होती हैं वो राष्ट्रपति के थ्रू ही होती हैं, लेकिन बातों को फाइनल तक पहुंचाने के लिए ही जो राष्ट्रपति के द्वारा बातें रखी जाती हैं वो एक्चुअल में राष्ट्रपति की नहीं होती हैं, वो पीएम की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होता है इंडिया में, ये संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के विषय में इतनी बातें होगी। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है। तो आप लोगों के दिमाग में भी मन ही तो कर रहा होगा ना राष्ट्रपति बनने का, तो आप भी देख लेना कि राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं में आप शुमार हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, देखें, राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यताएं हैं? ठीक है, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बन सकता है। चलो बात करते हैं इस नन्हे से टॉपिक पर। तो देखिए, पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या है कि वो भारत का नागरिक हो, मतलब वो किसी भी प्रकार का नागरिक हो, चाहे जन्मजात नागरिक हो या बाहर से आकर के यहाँ बस गया हो उसके बाद नागरिक हो गया हो, तो वो किसी भी प्रकार का नागरिक हो, आप राष्ट्रपति बनने के योग्य हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज़ कि उसकी न्यूनतम जो उसकी आयु होनी चाहिए, ये उसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट राष्ट्रपति बनने जा रहा है वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, इसका मतलब कि सरकार का जो वेतन
का जो प्रावधान है उस प्रावधान से वो लाभान्वित ना हो, सरकार से उसे वेतन ना मिलता हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर इस बात में किसी को डाउट है या नहीं पता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं विस्तृत रूप में लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है उसको और लोकसभा का सदस्य में क्या काम होते हैं, उनके क्या प्रावधान होते हैं, सारे विषयों पर मैं बात कर दूँगा, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करता हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, ठीक है। ये राष्ट्रपति बनने की मूलभूत योग्यताएं हैं। इसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित जो अगला टॉपिक है वह है राष्ट्रपति का कार्यकाल, कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल, देखें राष्ट्रपति के कार्यकाल को समझिए। तो सबसे पहले चीज़ कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ना ये 5 साल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, है ना। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये कितने टाइम के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। लेकिन इन 5 वर्षों में कभी भी वह पुनः निर्वाचित हो सकता है, ठीक है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। मतलब इन 5 सालों में उसे कभी भी हटा करके किसी दूसरे के लिए इलेक्शन कराया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाना हमारे देश में इतना आसान है नहीं, क्योंकि वो महाभियोग की प्रक्रिया से हटते हैं, ठीक है। और महाभियोग का प्रक्रिया बहुत टफ होता है, मैं किसी वीडियो में ज़रूर उस पर बात करूँगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है, लेकिन वो इन 5 सालों में कभी भी वह पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है या हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर राष्ट्रपति चाहे त्यागपत्र देना, ठीक है, तो वो दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र देगा ये किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, ठीक है। और कैसा त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति को ये संबोधित त्यागपत्र देगा, संबोधित त्याग पत्र देगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये पहले से कुछ दिन के पहले ही अपने त्यागपत्र को उपराष्ट्रपति को सौंप देगा, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति चाहता हो कि मैं अपना पद त्याग कर दूं तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र दे करके पद का त्याग कर सकता है, ठीक है। अगली बात, राष्ट्रपति के लिए जो आपको फैक्ट के रूप में याद रखनी है, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद, ठीक है, इनको जो शपथ दिलाते हैं ये कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले भारत में कौन होते हैं, तो वह होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का कार्यकाल और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रोसेस समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा टफ जरूर है लेकिन मज़ेदार है। देखिए, तो अगले टॉपिक पे हमें बात करनी है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रोसेस है समझेंगे इसको, ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये कैसे होता है हमारे देश में। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहले एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, यानी निर्वाचक मंडल जो होता है इसी के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अब ये निर्वाचक मंडल कहाँ मिलेगा, तो ये निर्वाचक मंडल मिलेगा आर्टिकल नंबर 54 में। कहाँ मिलेगा, आर्टिकल नंबर 54 में, ठीक है। निर्वाचक मंडल कहाँ मिलेगा, आर्टिकल 54 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो भैया
राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अब निर्वाचक मंडल में होता क्या है? निर्वाचक मंडल में कुल 3 बातें होती हैं। निर्वाचक मंडल की जो पहली बात होती है वो ये होती है कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं? तो निर्वाचक मंडल का जो सदस्य होता है ये संसद के सदस्य होते हैं। इसका मतलब कि लोकसभा प्लस राज्यसभा ठीक है, के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। जो निर्वाचक मंडल होगा यही राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है। तो ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन रहेंगे? तो इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और संसद के अंतर्गत जो 2 सदन हैं उन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, लोकसभा राज्यसभा बराबर संसद, तो आप संसद कह लीजिए या लोकसभा प्लस राज्यसभा कह लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में, ठीक है। और दूसरी बात निर्वाचक मंडल को लेकर के कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि निर्वाचक मंडल के तहत कौन कौन रहेगा? पहला तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और दूसरा राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य क्यों नहीं लिए गए हैं? तो उसका छोटा सा जवाब है कि जो विधानमंडल है ये हर एक राज्य में नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों को नहीं लिया गया है, ठीक है। और तीसरी बात निर्वाचक मंडल को लेकर के कि जो दिल्ली पुदुचेरी, समझ पा रहे ना, पुदुचेरी लिखा हुआ है, दिल्ली पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, जम्मू लिखा, जम्मू और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जो विधानसभाएं हैं दिल्ली की, पुदुचेरी की और जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी इतने लोग रहेंगे तब जाकर के बनेगा निर्वाचक मंडल, ठीक है। कौन कौन रहेगा? संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य में जो विधानसभाएं होती हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य, यानी ये 3 जगहों के निर्वाचित सदस्य हैं तो निर्वाचक मंडल बन जाएगा और ये निर्वाचक मंडल करेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में होता क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल में प्रत्येक सदस्य वोट डालता है, ठीक है। देखिए, जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल के जितने सदस्य हैं सभी सदस्य, ठीक है, सारे के सारे सदस्य को वोट डालने का अधिकार होता है, को वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है। तो जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें जितने सदस्य होते हैं सभी निर्वाचक मंडल के चुनाव में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये वोट डालने का अधिकार होता है और कितने वोट डालते हैं? केवल एक वोट डालते हैं, ठीक है। सारे लोग केवल एक वोट डालते हैं, लेकिन हर एक सदस्य के जो ये एक वोट पड़ेगा ना, इस एक वोट का मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है। हर एक सदस्य के वोट का मूल्य अलग अलग होता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत विशेष बात है ध्यान रखने वाली कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं सभी सदस्य वोट डालते हैं, ठीक है।
उनको डालने का अधिकार होता है, लेकिन वो कितने वोट डालते हैं? केवल 1 वोट डालते हैं। अब ये जो सदस्य होते हैं, ये सांसद हो रहते हैं, है ना। अब ये सदस्य, इन सदस्यों के वोटों का जो मूल्य होता है ना, ये अलग अलग होता है। अब ये चीज़ आप कैसे समझेंगे कि अलग अलग होता है? समझते हैं। देखिए, इनके जो मेंबर होते हैं एक्चुअली में एमएलए या सांसद होते हैं, ठीक है, जो निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, या तो एमएलए होंगे या तो सांसद होंगे। अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं ये 1 वोट डालते हैं, 1 वोट डालने का उनको अधिकार है, लेकिन हर एक वोट का मूल्य अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिया 2 एमएलए हैं, एक है एमएलए 1 और एक है एमएलए 2। इसने भी 1 वोट डाला और इसने भी एक ही वोट डाला, क्योंकि एक ही वोट डालने का अधिकार है। लेकिन अब इसके वोट का मूल्य अगर 500 है तो इसके भी वोट का मूल्य 500 हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या अगर कोई सांसद है, सांसद को भी कितने वोट डालने का अधिकार है? एक वोट डालने का अधिकार है। 2 सांसद है तो पहले सांसद का अगर बाय द वे वोट का मूल्य 200 है तो दूसरे का भी 200 हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनको केवल 1 वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, या मैं 1 वोट डालने का अधिकार है, और लेकिन इनके 1 वोट का मूल्य जो है हर एक सांसद एमएलए का अलग अलग होता है, ठीक है। अब हम ये कैसे निकालते हैं, देखें। अब कैसे हम वोटों का मूल्य निकालते हैं, आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले एमएलए के लिए देखते हैं। तो अगर हमें एमएलए के मत का मूल्य निकालना है, एमएलए के मत का मूल्य अगर निकालना है तो इसके लिए सूत्र होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब वो जिस राज्य का एमएलए है उस राज्य की पूरी जनसंख्या, ठीक है, बटे उस राज्य में एमएलए की संख्या, राज्य में एमएलए की संख्या एंड डिवाइडेड बाई 1000, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको लगभग आइडिया हो जाएगा कि जब हर राज्य में कुल जनसंख्या एक समान है नहीं, और हर राज्य में एमएलए की संख्या भी एक समान नहीं है, तो एमएलए के मतों का मूल्य, एमएलए कहाँ है? निर्वाचक मंडल का सदस्य है, ठीक है, और उसको 1 वोट डालने का अधिकार है। और मैंने कहा कि ये जो 1 वोट डालेगा, इस 1 वोट का मूल्य अलग अलग होता है, अलग अलग एमएलए का 1 वोट अलग अलग मूल्य होते हैं उसके मतों का, ठीक है। तो एमएलए के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य में एमएलए की संख्या डिवाइडेड बाई 1000 जो किया गया है ये थोड़ा सहजता के लिए किया गया है, क्योंकि राज्य में कुल जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो एक भारी भरकम सा सिस्टम नंबर आ जाएगा, तो उसी को आसान प्रणाली बनाने के लिए डिवाइडेड बाई 1000 किया गया है। तो अब ज़रा देखिए, जब राज्य की कुल जनसंख्या डिफरेंट रहेगी तो उसमें जो एमएलए हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, और जब राज्य की अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग राज्यों में एमएलए की संख्या अलग अलग, तो स्वाभाविक है कि जो मतों का मूल्य आएगा वो भी अलग अलग आएगा, ठीक है। और निर्वाचक मंडल में कौन रहता है? सांसद रहते हैं। तो सांसद के मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है? देखिए, सांसद के मतों का मूल्य, सांसद के मतों का मूल्य देखिए, सभी राज्य, ठीक है, सभी राज्य। अच्छा, यहाँ एक बहुत बम्पर डिबेट है, अभी मैं थोड़ा सा उस पर इंडिकेट कर देता हूँ कि ये जो राज्य की जनसंख्या रहेगी ना, ये 1971 की जो जनगणना है, इसी जनगणना के हिसाब से जनसंख्या ली जाती है, ठीक है। जो 2011 में हुई थी उसके हिसाब से नहीं ली जाती, उसमें बहुत लंबा चौड़ा डिबेट है, टॉपिक है। अगर आपको समझना होगा ना तो क्या कर दीजिएगा, कमेंट। अगर आप कमेंट कर देंगे तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि एमएलए के मतों का अगर मूल्य निकालना होता है तो उसके लिए राज्य की कुल जनसंख्या जो ली जाती है ये 2011 के हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से क्यों नहीं लिया जाता, ठीक है। फिलहाल तो सांसद के अगर मतों का मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? सांसद के मतों का मूल्य बराबर सभी राज्य, यानी 28 जो राज्य हैं और 3 यूटी जो 3 नए बने, सभी के सभी निर्वाचित
MLA के मतों का कुल मूल्य, यहाँ आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या लिखा गया है। सभी राज्य यानी 28+3 जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के सभी निर्वाचित MLA, 31 राज्य के जो निर्वाचित MLA हैं, उन MLA का कुल मतों का मूल्य, इस चीज़ को बहुत क्लियर समझिए, ठीक है। सभी राज्य, और सभी राज्यों की संख्या कितनी, 28+3 के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, में जो सभी निर्वाचित जो MLA हैं, उन MLA का जो मत है, उन मतों का कुल मूल्य चाहिए बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, निर्वाचित सांसदों की संख्या, ठीक है। तो ये है सांसद के मतों का मूल्य और वो है MLA के मतों का मूल्य। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो सदस्य एक वोट डाल रहा है ना, इस एक वोट का मूल्य अलग अलग होगा, और जो निर्वाचक मंडल है उसमें MLA और सांसद रहते हैं, और MLA और सांसद के मतों का मूल्य निकालने का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए राष्ट्रपति को अगर निर्वाचित होना है तो जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है ना, जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार है, इस उम्मीदवार को क्या करना पड़ता है, चुनाव में निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है, निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। जो उम्मीदवार है, इस उम्मीदवार को क्या करना पड़ता है, निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। अब ये निर्वाचन कोटा क्या है, ठीक है। अच्छा, निर्वाचन कोटा क्यों प्राप्त करना होता है, निर्वाचन कोटा इसलिए प्राप्त करना होता है ताकि उस उम्मीदवार का जो मत है ये पूर्ण बहुमत के रूप में फिक्स हो जाए, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, पूर्ण बहुमत सुनिश्चित करने के लिए। अच्छा, आप लिंक नहीं बैठा पा रहे होंगे, मैं बैठा देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं मैंने वो बताया। फिर मैंने बताया कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो अपना एक वोट डालते हैं और अपने एक वोट का मूल्य उनके अलग अलग होते हैं। तो मैंने बता दिया कि जो निर्वाचक मंडल में लोग होते हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा उम्मीदवार है, अगर इसको राष्ट्रपति बनना है तो इसको चुनाव में निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। और निर्वाचन कोटा किस लिए प्राप्त करवाया जाता है, ताकि ये चीज़ फिक्स हो जाए कि हमारा जो कैंडिडेट है ये पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुका है, इसका मतलब अब ये राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। देखिए, तो निर्वाचन कोटा कैसे प्राप्त किया जाता है, ध्यान से, इसके लिए एक फॉर्मूला है, निर्वाचन कोटा बराबर, निर्वाचन कोटा बराबर चुनाव में, अभी चुनाव हुआ ना ऊपर, चुनाव में डाले गए वैध मतों का कुल मूल्य, वैध मतों का कुल मूल्य चुनाव में डाले गए, चुनाव में एक MLA है और एक सांसद है, ये दोनों वोट डाल रहे हैं, तो इन दोनों ने, अच्छा खाली दो ही नहीं होंगे, कई सारे MLA कई सारे सांसद होंगे, ठीक है। तो ये जो MLA और सांसद हैं ये चुनाव में वोट डालेंगे और इनके द्वारा जो वैध यानी वैलिड वोट डाला गया है, ठीक है, इनके द्वारा जो वैलिड वोट डाला गया है वो सारे के सारे वोट ले लिए जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया जाएगा, +1 कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर इतना उसका आ रहा है तो वो निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेगा और वो उम्मीदवार राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। वैध मत का मतलब जैसे कुछ वोट होते हैं ना जो कुछ दिक्कत आ जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैध मत का मतलब जैसे बाय द वे बैलेट पेपर है, अब इसमें अगर आपको मोहर लगानी है, बाय द वे मोहर गलत जगह पे लग गया, दो लोगों के बीच में लग गया है ना, तो ये अनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा ये वोट, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेंगे यहाँ पे, जो वैलिड है, जैसे इस पर सिंबल बना हुआ है तो इस पर प्रॉपर इसी पे मोहर पड़े, ठीक है। अब एक छोटी सी नन्ही सी बात यहाँ समझनी है कि जो निर्वाचन कोटा प्राप्त कर लेते हैं तो आराम से वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन अभी मामला बहुत संगीन है, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, ये सब अभी नन्ना मुन्ना चीज़ बता रहे थे। अब राष्ट्रपति का चुनाव देखिए,
जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, चुनुआ तो गड़बड़ लिखा गया जी, चुनाव महागड़बड़ लिखा गया, चुनाव। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन सानी वो यह है, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये कैसा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। और इसमें क्या होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या इसी को हम लोग कहते हैं हस्तांतरणीय मत पद्धति। ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय या इसी का दूसरा नाम है हस्तांतरणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति का चुनाव इसके थ्रू होता है। 2 सेकंड में समझ लेते हैं कि ये है क्या। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? अप्रत्यक्ष आप समझ रहे होंगे, ठीक है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं समझ रहे होंगे और एकल संक्रमणीय नहीं समझ रहे होंगे, ये 2 बातें नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एकल संक्रमणीय को, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, ठीक है। देखिए तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। और निर्वाचक मंडल में कौन से लोग होते हैं? अभी पीछे मैंने बता दिया कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो राज्य की विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी और जो जम्मू एंड कश्मीर है उनके निर्वाचित सदस्य, ठीक है, इनके सदस्य रहते हैं जो कि एमएलए या सांसद होते हैं। अब देखिए उम्मीदवार में ना, जैसे जब इनकी वोटिंग होती है तो जैसे 5-6 लोग कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट है ए, दूसरा कैंडिडेट है बी, तीसरा कैंडिडेट है सी, चौथा कैंडिडेट है डी, मान लीजिए इतने कैंडिडेट हैं, ठीक है। अब निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, एक वोट डालने का अधिकार है। तो जब वो एक वोट डालता है ना, तो वो क्या करता है कि अपने उम्मीदवारों के बीच में वरीयता का क्रम सूचित कर देता है। जैसे अगर कोई एमएलए या सांसद वोट डालने गया तो ये कैंडिडेट नंबर ए है, ये कैंडिडेट बी है, ये कैंडिडेट सी है, ये कैंडिडेट डी है। तो वो जैसे ये एमएलए आया तो ये एमएलए जब वोट डालता है तो ये करता क्या है, और ये जिस पद्धति के द्वारा करता है मैं आपको वही समझा रहा हूँ, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ये एमएलए क्या करेगा? अगर इस एमएलए का फेवरेट कैंडिडेट बी है तो इसको लिखेगा पहला नंबर पे चाहता हूँ कि ये बने, और अगर ये नहीं बनना चाह रहे तो फिर दूसरे नंबर पे चाहता हूँ कि ये बने, और अगर ये भी नहीं बन पा रहे तो ये बने, और अगर ये भी नहीं बन पा रहे तो ये बने। ऐसे वरीयता का क्रम सूचित कर देता है। जितने लोग वोट डालते हैं सभी लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और जब पहले बार में जितने लोग होते हैं एमएलए सांसद, जब ऐसे क्रम कर देते हैं यानी अपना एक एक वोट डाल देते हैं, उसके बाद होती है प्रथम चक्र की गणना, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? प्रथम चक्र की गणना, प्रथम चक्र की गणना, यानी जितने लोग थे सभी लोगों ने ऐसे सूचित मतलब वरीयता का क्रम सूचित कर दिया, अपना एक वोट डाल दिया। और अब पहली वरीयता, ये प्रथम चक्र की गणना होती है, और पहली वरीयता के हिसाब से जो उम्मीदवार होते हैं उनको मत बांट दिए जाते हैं। यानी देख लिया जाता है कि पहले पोजीशन को, मतलब जैसे बी को कैंडिडेट, बी जो कैंडिडेट है इसको कितने लोग चाह रहे हैं कि ये पहले नंबर पर, जैसे 50 लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, ठीक है, 20 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, ठीक है, और इसको फिर 30 लोगों ने इसको रखा, और फिर नहीं इसको मिट से भाई इसको 10 लोगों ने रखा। कि ये समझ पा रहे हैं ना, मतलब 50 लोग चाहते हैं कि बी को पहला प्रेफरेंस मिले, यानी बी राष्ट्रपति बने। अब 10 लोग चाहते हैं कि नहीं ए राष्ट्रपति बने,
और 20 लोग चाहते हैं कि नहीं सी पहले राष्ट्रपति बने, और बाकी के बचे 30 लोग चाहते हैं कि डी राष्ट्रपति बने। अब अगर मामला ऐसा रहा तो हम तुरंत देख लेंगे कि भाई प्रथम चक्र की गणना ही हो रही है यहाँ पे। अब प्रथम चक्र में 50 एमएलए ने कहा कि भैया हम पहले नंबर पे बी को देखते हैं। फिर ये 50 के 50 ऐसे क्रम किए होंगे अलग अलग, अभी 50 में से अलग अलग डिफरेंट, तो अपने डिफरेंट कैंडिडेट को उन्होंने वरीयता का क्रम सूचित कर दिया। ठीक है, आप ये चीज़ समझ नहीं पाइएगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो फिर से बना दूंगा। ठीक है, तो अब प्रथम चक्र में यही साफ साफ दिख गया कि 50 लोग पहले नंबर पे किसको रख रहे हैं, बी को। अब ये 50 के 50 सी डी ए को डिफरेंट नंबर कर सकते हैं। हो सकता है इस 50 में 2 ने दूसरे नंबर पे इसको रखा हो, तीसरे नंबर पे इसको रखा हो, चौथे नंबर पे इसको रखा हो। इस 50 में से हो सकता है 5 लोगों ने दूसरे नंबर पे इसको रखा हो, तीसरे नंबर पे इसको रखा हो, चौथे नंबर पे इसको रखा हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और अब यहीं पे ये प्रथम चक्र की गणना हुई। अगर मामला ऐसा रहा कि 10 लोगों ने 10 एमएलए ने 10% में, ये परसेंट कर लेते हैं थोड़ा तो ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि सभी लोग वोट डाला है। तो 10% लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, 50% के लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, 20% लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, और 30% लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है। तो प्रथम चक्र में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो बी है, इस बी को ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा है, तो बी यही तुरंत क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन अगर मामला ऐसा हो गया कि जैसे ये बराबर हो जाए, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये भी 30% बी और डी, तो अब क्या होगा कि ये जो सबसे कम वोट वाला इंसान है, ठीक है, यानी जिस उम्मीदवार के मतों का मूल्य, याद रखना मैं वोट नहीं कह रहा हूँ, मैं मत नहीं कह रहा हूँ, मैं वोट का मूल्य कह रहा हूँ। ठीक है, अब हो सकता है कि 10% वाले मत का मूल्य 30% से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग राज्य की जनसंख्या पर। ठीक है, तो इनमें से जिस कैंडिडेट यानी ए बी सी डी, जिस कैंडिडेट के मतों का मूल्य सबसे कम होगा उसे इस चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसका जो बचा वोट है वो वोट इन लोगों को प्रेफरेंस के हिसाब से बांट दिया जाएगा। ठीक है, कि जो ए को मिला था वोट, वो सारे के सारे वोट प्रेफरेंस के हिसाब से बी और सी को बांट दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर से इसमें देखा जाएगा कि अब की बार सबसे ज़्यादा कितना, मतलब कितना परसेंट किसको मिला है, फिर सेम प्रक्रिया वैसे रिपीट होती रहती है। ठीक है, तो ये है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट डाल दीजिएगा, मैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ उन पर बात करते हैं। जय हिंद गाइस, एंड प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।